मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से, आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। संभल पहुंचे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, जामा मस्जिद मामले को बताया राजनीति से प्रेरित। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सोमवार को आम आदमी प्रवक्ता आतिर हुसैन के आवास पर अख्तियार कार्यक्रम में संभल पहुंचे, जहां उन्होंने जामा मस्जिद मामले पर बयान देते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि हर त्योहार से पहले माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। सड़क पर नमाज पढ़ने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि अन्य धर्मों के अनुयायी भी सड़कों पर अपने धार्मिक आयोजन करते हैं, लेकिन सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक मुद्दों को तूल देने वाले लोग भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं करते। सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करती रहेगी और धर्म की राजनीति करने वालों को बेनकाब किया जाएगा। उनका ये बयान राजनीतिक हलकों में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट। सांसद जी, आज संभल आना हुआ है अवतार पार्टी में, क्या कहना चाहेंगे? आज संभल के आम आदमी पार्टी के साथियों ने इफ्तार का कार्यक्रम रखा है और इसमें हमारे रुहेलखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैदर भाई और तमाम हमारे साथी शामिल हो रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इसके पहले भी कई इफ्तार के प्रोग्राम जो दिल्ली में और दूसरी जगहों पे हुए उसमें मैं शामिल रहा। ये रमज़ान का पवित्र महीना है और इसमें एकता का, भाईचारे का, आपस में मेल जोल का संदेश हमें देना है। बीच में अभी होली का त्यौहार आया था और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सब ने सूझबूझ से काम लिया, हिंदू हो मुसलमान हो। यही इस देश की खूबसूरती है, विविधता में एकता भारत की विशेषता है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने वाले देश हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले देश हैं, हम गौतम बुद्ध जी की अहिंसा के सिद्धांत को मानने वाले देश हैं। यहाँ नफरत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए इस पाक पवित्र महीने में हम अपने मुस्लिम भाइयों से भी यही कहेंगे कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए, अमन, चैन और इस मुल्क की खुशहाली के लिए हाथ उठाइए और ख़ास तौर से संभल का जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है उसको हमें मिलके नाकाम करना है और एकजुट रहना है। सांसद जी, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में संभल सीओ अमित चौधरी जी हैं। उन्होंने होली पर बयान दिया था, साल में जुम्मा 52 बार आता है, होली एक बार आती है। आपने भी उनको लखनऊ सबसे संबोधित किया था। वहीं अब उन्होंने संभल में ईद से पहले शांति समिति की बैठक में एक बयान दिया जिसमें बड़े चर्चाओं में उन्होंने कहा है कि अगर आपको हमें ईद की सेवइयाँ खिलानी है तो आपको गुजिया भी खानी होगी। उनके तो कौन गुजिया नहीं खाता है? कौन नहीं खाता? ये हैदर भाई, आप गुजिया खाते हो कि नहीं? तो हर साल आपके यहाँ होली मनाता हूँ, दिवाली होली में आते हैं हमारे यहाँ, ईद पे भैया मेरे से खाते। तो कौन गुजिया नहीं खाता है? कौन मुसलमान है जो गुजिया खाने से मना करता है? ऐसी बातें करके क्या हासिल हो जाएगा आपको? भाई, ईद में सेवइयाँ भी खाते हैं हम लोग और हमारे मुसलमान भाई होली के त्यौहार पे आते हैं, वो गुजिया हम लोग देते हैं तो गुजिया खाते हैं। अब अनुज चौधरी की गुजिया नहीं खा रहे होंगे तो मुझे नहीं मालूम। उन नाम बता दे 2-4 मुसलमानों का जिन्होंने उनका गुजिया खाने से मना किया। ऐसी बातें करके क्या हासिल करना चाहते हो आप? और मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुलवाया जाता है, वरना किसी अधिकारी की, चाहे एसडीएम हो, सीओ हो, डीएम हो, ऐसी भाषा नहीं बोल सकते। इनसे कहलवाया जाता है। बीजेपी की सरकार है, वो ऐसा कहलवाती है तो ये लोग बोलते हैं। योगी जी का बयान आया था कि वो हमारा अर्जुन अवार्डी अफसर है, पहलवान रहा है, तो उसकी थोड़ी भाषा। अरे भाई, अर्जुन अवार्ड पाया उसका स्वागत है, अर्जुन अवार्ड पाया उसका सारे लोग सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को अर्जुन अवार्ड मिल जाए तो क्या उसको इस बात की छूट है क्या कि वो कुछ भी बोल सकता है? अर्जुन अवार्डी को भी इस देश के कानून के मुताबिक ही अपनी बात कहनी पड़ेगी और कोई सामान्य व्यक्ति है उसको भी अपनी बात कानून के मुताबिक, वो खेल के क्षेत्र में उसको अर्जुन अवार्ड मिला, उसका सम्मान है, लेकिन एक अधिकारी के तौर पे उसकी क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है,
वो देखना जरूरी है। और उसमें अगर आप कोई ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे समाज का माहौल बिगड़ता है, नफरत फैलने का काम होता है, तो हमारी आपत्ति उस बात को लेकर है। आपको अर्जुन अवार्ड मिला, आप एक अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, अच्छी बात है, स्वागत है आपका। लेकिन वो ये आपको अधिकार नहीं देता कि एक सीईओ के रूप में, एक अधिकारी के रूप में आप किसी भी इलाके में माहौल बिगाड़ें या पूरे देश में कोई गलत संदेश देने का काम करें। यूपी में मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितना हिंदू सुरक्षित है उतना ही मुस्लिम भी सुरक्षित है। देखिए, कई बार चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। एक तरफ कहते हैं कि हम सौगातें मोदी बांटेंगे, 32 लाख कार्यकर्ता हमारे जाएंगे घर घर और वो ईद की समैयां बांटेंगे। एक तरफ आरएसएस है जो इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहा है, चंद्रबाबू नायडू इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, देवेंद्र फडणवीस, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में गई। तो एक तरफ तो ये कर रहे हैं, सौगातें मोदी बांटने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नफरती भाषा बोलते हैं। तो कैसे आप हर त्योहार के पहले और हर चुनाव के पहले देश का माहौल जो खराब किया जा रहा है, ये हमारी एकता के लिए, भाईचारे के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये हम देख रहे हैं बराबर कि जब भी कोई त्यौहार आता है माहौल बिगाड़ने का काम किया जाता है। इससे हिंदू मुसलमान के बीच में जो भाईचारा है वो टूटता है, उनके बीच में एक डर और भय का माहौल पैदा होता है। कोई त्यौहार, कोई पर्व शांति से लोग नहीं मना पा रहे हैं। तो इसलिए अगर योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, तो अपने कर्मों से भी करके दिखाइए ना। फिर आपके अधिकारी, आपके कार्यकर्ता, आपके लोग ऐसी नफरत फैलाने वाली भाषा क्यों बोलते हैं? आपका कोई नियंत्रण नहीं उनके ऊपर। सांसद जी, देश में क्या बड़े मुद्दे हैं आपकी नज़र में? देखिए, देश में सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त बेरोजगारी का। देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, इसका इतिहास भी पढ़ाया जाए। जब आप अंग्रेजों की क्रूरता का इतिहास पढ़ाते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। आपको ये बताना पड़ेगा कि जब 1942 का आंदोलन चल रहा था इस देश में, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। यह ऐतिहासिक सत्य है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना लेके आ रहे थे हिंदुस्तान के अंदर और उन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला लिया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में उन्होंने कब्जा कर लिया, तो बीजेपी के जो पुरखे हैं उन लोगों ने उस वक्त आह्वान किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना को हराने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दो। यह ऐतिहासिक सत्य है, आप इससे मुंह थोड़ी मोड़ सकते हैं। आप पढ़ाइए ना। और अगर आप मुगलों की निशानी तोड़ना चाहते हैं तो चलिए तोड़ते हैं। मैंने तो कहा ताजमहल तोड़ देते हैं, लाल किला तोड़ देते हैं अंग्रेज़ों ने, तो फिर अंग्रेज़ों की भी निशानी तोड़ो। ये संसद भवन अंग्रेज़ ने बनवाया है, राष्ट्रपति भवन अंग्रेज़ों ने बनवाया है, हमारे दिल्ली का रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ों ने बनवाया है, सब तोड़ डालो। शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं ना, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो तोड़ डालो उसको। सब फावड़ा लेके चलते हैं, हम लोग भी तोड़ते हैं, यही काम करते हैं। रोज नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, चलो तोड़ फोड़ करते हैं सब लोग मिलकर। इससे हासिल क्या हो जाएगा? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे क्या हासिल होना है, क्या मिल जाना है? पंजाब में आपकी सरकार है और किसानों का जो आंदोलन चल रहा था 1 साल से वहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि पंजाब के किसानों का समस्या, जो भी उनकी मांगे थी, वो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई मांगे थी, जिसका हमने शुरू से समर्थन किया। किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। आपको याद होगा मैं 7 दिन तक सस्पेंड रहा हूँ किसान आंदोलन में। मैं पार्लियामेंट के अंदर टेबल पे चढ़ के माइक तोड़ के मैंने विरोध किया था। मेरी बड़ी आलोचना हुई थी उस वक्त पूरे देश में। हम तो हमेशा किसानों के साथ रहे हैं, और जो भी किसान भाई पंजाब के थे उनके साथ सरकार ने बातचीत करके और उसका समाधान, जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे थे, उसका निकाल लिया। लेकिन एमएसपी की गारंटी तो मोदी जी दे सकते हैं ना।
उसको भगवंत मान जी तो दे नहीं सकते, या केजरीवाल साहब नहीं दे सकते, उसको मोदी जी दे सकते हैं। कई व्यापारियों के दबाव में आके तो ये फैसला लिया नहीं गया। किसके दबाव में? व्यापारियों के। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब की जनता का भी आवागमन बाधित हो रहा था, तो एक दो दिन से नहीं, साल भर से वो लोग बैठे हुए। संभल के सपा सांसद जिया रहमान बर्ग पर 24 नवंबर की जो संभल में हिंसा हुई थी उसको लेकर के FIR दर्ज हुई थी और उन्हें नोटिस भी दिल्ली जाकर के SIT टीम ने थमा लिया है। देखो, ऐसा है कि बिजली काटने के लिए 250 पुलिस वाले आए हैं। मैंने तो हिंदुस्तान में पहली बार देखा, घर की बिजली काटने के लिए 250 पुलिस वाले। अरे भाई, अगर आपको लगता था कि हमने बिजली बर्ग जो सांसद हैं यहाँ के जियाउर रहमान बर्ग जी, तो अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई गड़बड़ी किया था अपने बिजली के बिल में, तो किसी बिजली विभाग के एक कर्मचारी को आप भेज देते। तो 250 पुलिस वालों को भेज के क्या आप जताना चाह रहे थे? देखिए, एक बात मैं बता दूं, और मैं योगी जी को और भाजपाइयों को भी समझाना चाहता हूं, अगर आप अधिकारियों को ज़्यादा सशक्त और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, सत्ता परिवर्तन के साथ इनका भी हृदय परिवर्तन होता है। आज जो हथियार आप विपक्ष के लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कल यही हथियार आपके लिए इस्तेमाल होगा। आज जो हथियार आप इस्तेमाल कर रहे हैं जियाउर रहमान बर्ग को परेशान करने के लिए, संजय सिंह को परेशान करने के लिए, हेमंत सोरेन को परेशान करने के लिए, ममता बनर्जी को परेशान करने के लिए, अखिलेश यादव को वही हथियार कल को आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसलिए जो भी लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन कभी भी अधिकारियों को इतने खोपड़ी पे मत चढ़ाइए। संजय जी, आप अफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। इस वक्त जिस तरह से बैंकों को खाली करके आम आदमी का पैसा चंद पूंजीपतियों को दिया गया, और वो सारा का सारा पैसा मोदी जी ने माफ कर दिया, 16.5 लाख करोड़ रुपए, यानी कि इतना पैसा कि आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है। आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुई है। 94 लाख करोड़ रुपए 5 महीने में इस देश के आम आदमी का शेयर मार्केट में डूब गया। तो देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। किसानों को उनके फसल की गारंटी का जो कानून बनाने की, MSP के गारंटी देने की जो बात थी, वो कानून आज तक बना नहीं। खाद की बोरी के लिए लाठी खानी पड़ती है। आज भी गन्ना किसानों का कोई मूल्य बढ़ाया नहीं गया। तो मुझे लगता है कि इस देश के लोगों की जो दुश्वारियां हैं, जो 8 लाख बच्चों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है, तो शिक्षा पे बात ना हो, महंगाई पे बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो, इसलिए ये धर्म का, जाति का, नफरत का जहर घोला जाता है समाज के अंदर। और मैं समझता हूँ कि जनता को अपने मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। ये जो नेताओं के भड़काऊ बयान है और इनके जो मुद्दे हैं, इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। सांसद जी, इस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि यूपी में जो ईद की नमाज जो सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, छतों पर नहीं पढ़ी जाएगी, इस तरह के जो प्रशासन के फैसले लिए, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्ग, उन्होंने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया की है। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद साहब, उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया की है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो NDA के नेता हैं जयंत चौधरी जी, उनका भी बयान पढ़ा, उन्होंने भी इसको गलत बताया है। और आप मुझे बताइए, क्या हमारे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपने प्रयोजन नहीं करते क्या? अपने कार्यक्रम नहीं करते क्या? सड़क पे वो कार्यक्रम अपने नहीं करते क्या? तो ये तो एक दिन की बात है ना। आप तो खुद ही कह रहे हो कि भाई एक दिन की नमाज होती है, एक दिन की ईद होती है। तो भाई, अगर आपको एक दिन की ईद की नमाज पढ़ने के लिए, और वो भी कुछ एक आध घंटे के लिए मुझे लगता है कि ज़रूरत होगी कुछ किसी खुले स्थान की, तो उसकी सुरक्षा कीजिए। तो वर्षों से नमाज होती आ रही है, कोई आज पहली बार ऐसा थोड़ी हो रहा है। 11 साल से
आप देश की सत्ता में हैं, 8 साल से योगी जी सत्ता में हैं, तो इसके पहले भी तो नमाज होती रही है, ईद की नमाज, और कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। तो नई चर्चा, नई बात शुरू करके क्या करना चाहते हैं? और मैं तो कहता हूं कि इस पे मोदी जी को बोलना चाहिए कि आपके लोग 32 लाख मुस्लिम भाइयों को ईद की किट बांटने जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता बीजेपी के, और उनको नमाज पढ़ने से कह रहे हैं हम नहीं, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ऐसे नमाज पढ़ो, वैसे नमाज पढ़ो। अरे आपके प्रशासन को तो और अधिक बेहतर इंतजाम करना चाहिए। अगर आप सौगातें मोदी दे रहे हैं तो उनके नमाज पढ़ने का, उनके प्रेयर का भी इंतजाम कीजिए। सांसद जी, जिस तरह से देश में राजनीति चल रही है, खुदाई की और कब्र तोड़ने की बात चल रही है,